नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। सुपर टेट एग्जाम को लेकर या उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लगातार टॉपिक वाइज साइंस का पोर्शन हम आपको कवर करा रहे हैं। इससे पहले हमारा जो दूरी और मापन वाला टॉपिक था उसकी हम थ्योरी कंप्लीट करा चुके हैं। इस सिलेबस में भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, दूरी, यहाँ तक हम आपको करा चुके हैं। और दूरी के हैंड रिटन नोट्स वाला पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो साइड में आई बटन या प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। इसी पर बेस्ड 40 क्वेश्चन है, वो हम आज आपको कराएंगे। इसके बाद ये प्रकाश ध्वनि, ये दो चैप्टर हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आगे आने वाले हैं। तो हम दूरी चैप्टर के अंतर्गत दूरी और मापन इस टॉपिक को कवर कर रहे हैं और इसी के अंतर्गत 40 क्वेश्चन देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है। मैंने आपको बताया था प्रकाश वर्ष और पारसेक में कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि प्रकाश वर्ष से भी बड़ी इकाई जो होती है वो पारसेक होती है। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा पारसेक, ऑप्शन नंबर बी। दूरी मापने की सबसे बड़ी जो इकाई होती है वो पारसेक होती है। और एक पारसेक में कितनी वैल्यू होती है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। यूज इसका कहाँ होता है, तो यूज होता है खगोल विज्ञान में, जहां पर बहुत बड़ी दूरियों को आपको मापना होता है। देखिए ऐसा होता है कि अब जैसे छोटी दूरियां तो आप उसको किलोमीटर में, मील में, इन सब में नाप सकते हैं, पर खगोलीय जो दूरियां हैं उसके लिए आप पारसेक हो गया या फिर आप प्रकाश वर्ष हो गया, इसका यूज जो है वो करते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है कि वाहनों के द्वारा तय की गई जो दूरी है उसको मापने के लिए कौन सा यंत्र का यूज जो है वो करते हैं। स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर, अल्टीमीटर या लैक्टोमीटर। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर का जो यूज किया जाता है वो वाहनों के द्वारा तय की गई कुल दूरी को मापने के लिए। आपने देखा भी होगा बाइक वगैरह है जिसमें भी आगे मीटर लगा रहता है, उसी में कुल डिस्टेंस आती है। स्पीडोमीटर जो होता है वो वाहन की तात्कालिक चाल को मापने का काम करता है। स्पीडोमीटर अलग है, ओडोमीटर अलग है, और ये डैशबोर्ड में लगा होता है और दूरी को किलोमीटर में दर्शाता है। तो बेसिक सी चीज है। तीसरा नंबर प्रश्न आपका है कि जो प्रकाश वर्ष है वो किसका मात्रक है, समय का, तीव्रता प्रकाश की, या दूरी का, या द्रव्यमान का। तो अभी मैंने आपको बताया कि दूरी का मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, समय का मात्रक नहीं है। निर्वात में अगर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी की बात करें तो उसी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। निर्वात क्या है, जहां पर वातावरण नहीं है। एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू होती है वो कितने मीटर के बराबर होती है, तो 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर के बराबर होती है। इस वैल्यू को आपको याद रखना है, 9.46 इंटू 10 की पावर 15। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि जो विस्थापन है या फिर डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो मान है वो हो सकता है केवल धनात्मक या फिर ऋणात्मक, या केवल शून्य या धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों। तो मैंने बताया था विस्थापन और दूरी, बल, ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो विस्थापन आपका धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन कैसी राशि है, तो विस्थापन एक वेक्टर यानी कि सदिश राशि है और इसमें दिशा होती है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को ही हम कहते हैं विस्थापन। क्योंकि कोई भी वस्तु रखी है उस पर हम लगाते हैं बल और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करती है, वही हमारा कहलाता है विस्थापन। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको हम कहते हैं विस्थापन। गति की दिशा के आधार पर ही ये आपका धनात्मक या फिर ऋणात्मक या फिर शून्य भी हो सकता है, इसको हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। अगला क्वेश्चन आपका है पांचवा कि एक नैनोमीटर किसके बराबर जो है वो होता है। 10 की घात -6, -9, -12 या 10 की घात -10 मीटर। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि 10 की घात -9 मीटर। एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 की घात -9 मीटर जो है वो होता है। इसका यूज कहाँ होता है, तो अणुओं को लेकर या परमाणुओं को लेकर या वायरस है तो इनके आकार को मापने में हम यूज करते हैं। इसीलिए वैल्यू आपको घातांक में -9 मीटर देखने को मिल रही है, क्योंकि इतना वैल्यू छोटी होती है इनकी, अणु परमाणु की। 10 की घात -6 मीटर को माइक्रोन और 10 की घात -10 मीटर को एंगस्ट्रॉम कहते हैं। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना है कि माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम किन किन वैल्यूओं को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका छठा कि जो सोनार है इसका जो यूज है वो मुख्यतः किस को नापने के लिए किया जाता है। वायु की गति को लेकर के, भूकंप की तीव्रता को लेकर के, समुद्र की गहराई या फिर सूर्य का तापमान। तो सोनार की जब बात करते हैं तो इसका जो यूज है वो किया जाता है समुद्र की गहराई को मापने के लिए। सोनार का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, साउंड नेविगेशन, एसओ जो है इससे पूरा साउंड हो रहा है, एन से नेविगेशन, एंड और आर से रेंजिंग। इसमें कौन सी तरंगे यूज होती हैं, तो पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है। और ये समुद्र की गहराई मापने के लिए और जल के अंदर जो भी स्थित पिंड है उनका पता लगाने में जो है वो यूज में लाई जाती हैं। तो समुद्र की गहराई आपका यहाँ पर
सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक खगोलीय इकाई यानी जिसको हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, एयू कहते हैं, ये किनके बीच की औसत दूरी होता है? पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य, सूर्य और बृहस्पति या चंद्रमा और मंगल, कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो पृथ्वी और सूर्य आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। जब हम बात करते हैं खगोलीय इकाई को लेकर के तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी आपकी ये होती है और इसका मान कितना होता है तो 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। सौरमंडल के भीतर अगर बात करें तो ग्रहों की दूरी मापने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है प्रश्न नंबर 8 कि चाल का जो एसआई यानी अंतरराष्ट्रीय मात्रक जो है वो क्या होता है? किलोमीटर प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, सेंटीमीटर प्रति सेकंड या मील प्रति घंटा? क्योंकि दूरी और मापन चैप्टर है तो ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। आंसर की बात करें तो मीटर प्रति सेकंड सही हो जाएगा। एकांक समय में तय की गई दूरी को हम कहते हैं चाल और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड। इसलिए चाल का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। इन्हीं वैल्यू से आप निकाल सकते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 9 कि एक माइक्रोन की अगर बात करें तो उसमें कितने मीटर जो है वो होते हैं? माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, ये सारी चीजें बताई तो 10 की घात -3 या -6 या -9 या फिर -12, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 10 की घात -6 मीटर। एक माइक्रोन की वैल्यू ये म्यू है, ये एम है, तो इसकी वैल्यू 10 की घात -6 मीटर होता है। इसी को हम कहते हैं माइक्रोमीटर। और इसका यूज कहाँ होता है तो वही बताया था, जीवाणु कोशिकाओं का आकार जब मापने की बात आती है, क्योंकि ये वैल्यू इतनी छोटी है तो इन्हीं के यूज में जो है वो आता है। तो एक माइक्रोन की वैल्यू 10 की घात -6 मीटर के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 10 कि एंगस्ट्रॉम, इसका जो उपयोग है वो क्या मापने के लिए किया जाता है? समय, तरंगदैर्घ्य, विद्युत धारा या फिर दाब? तो एंगस्ट्रॉम किसकी वैल्यू होती है वो आपसे यहाँ पर पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला यानी कि तरंगदैर्घ्य। तो एंगस्ट्रॉम का जो यूज है वो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने के लिए किया जाता है। एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं बताया था, पूछा जाता है 10 की घात -10 मीटर होते हैं और ये दूरी मापने की बहुत छोटी इकाई है। पर क्वेश्चन में ये वैल्यू पूछ ली जाती है, एक एंगस्ट्रॉम में 10 की घात -10 मीटर के बराबर जो है ये होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 11 कि पेंच मापी का जो उपयोग है जिसको हम स्क्रू गॉज कहते हैं, तो इसको लेकर के किसका मापने में हम इसका यूज करते हैं? पहाड़ की ऊंचाई को लेकर के, पतले तारों का व्यास हो गया, समुद्र की गहराई हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, कौन सा सही होगा? आंसर की अगर बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी यानी पतले तारों का व्यास यहाँ पर जो है वो सही होगा। पेच मापी या स्क्रू गॉज जो होता है वो सूक्ष्म लंबाइयों को मापने का एक यंत्र है। इसका यूज होता है पतले तारों का व्यास या धातु की चादर की मोटाई मापने में जो है इसका यूज होता है। इसका जो अल्पतमांक होता है, लीस्ट काउंट होता है, वो 0.001 सेंटीमीटर जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न संख्या 12 कि 1 इंच में कितने सेंटीमीटर जो है वो होते हैं? 2.54, 3.14 या 1.50 सेंटीमीटर। 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं? आंसर की अगर बात करें तो 2.454 सेंटीमीटर होते हैं। ब्रिटिश मापन प्रणाली में 1 इंच की वैल्यू 2.54 सेंटीमीटर के बराबर होती है। और 1 फुट में कितने इंच होते हैं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो 1 फुट की वैल्यू अगर सेंटीमीटर में निकालेंगे, इसी वैल्यू को इस वैल्यू से गुणा करके आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 फुट की वैल्यू निकालेंगे तो 12 इंच और 1 इंच में कितने हैं तो 2.54। एक में अगर ये वैल्यू तो 12 में 12 गुणे 2.54 यानी कि 30.48 सेंटीमीटर। बाई चांस कोई और वैल्यू पूछ ली जाए 12 की जगह तो आप निकाल सकते हैं 1 इंच में अगर आपको वैल्यू पता है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 13 कि जो फैदम है इसका जो यूज है वो क्या मापने के लिए किया जाता है? जल की गहराई को लेकर, ध्वनि की तीव्रता को लेकर, भूकंप को लेकर या तापमान को लेकर? आंसर की बात करते हैं तो फैदम जल की गहराई को मापने में यूज किया जाता है। फैदम जो होता है एक्चुअल में एक समुद्री मापन इकाई है जिसका यूज किया जाता है जल की गहराई। मैंने आपको याद होगा तो बताया भी था, फैदम से फेंकना को थोड़ा सा जोड़ लीजिए। जैसे समुद्र में हम कोई चीज फेंकते हैं, बोलते तो फेंकते हैं पर फेंकने से थोड़ा सा फैदम वर्ड को जोड़ेंगे तो उसी से समुद्र की गहराई या जल की गहराई इस तरीके से आप निकालते हैं। तो एक फैदम कितने फुट के बराबर होता है? 6 फुट के बराबर होता है वो, या फिर मीटर में अगर बात करें तो 1.8288 मीटर जो है ये वैल्यू होती है। समुद्री नाविकों द्वारा इसका प्रयोग गहराई का अनुमान लगाने के लिए जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 14 कि किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम क्या नाम से जानते हैं? चाल, दूरी, वेग या फिर त्वरण, कौन सा सही होगा? तो एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को हम वेग कहते हैं।
निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी को वेलोसिटी या फिर वेग कहते हैं। चाल कैसी राशि है? चाल एक अदिश राशि है, जबकि वेग कैसी राशि है? वेग एक सदिश राशि है। तो ये आपका दोनों में पता होना चाहिए वैल्यू। वेग का फॉर्मूला क्या है? विस्थापन बटे समय। वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है कि 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? तो 0.500 करके है, 0.621 है, 1.609 या 1.00, इस तरीके से ऑप्शन है। तो 1 किलोमीटर में कितने मील होते हैं? आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी 0.62 मील, 621 मील जो है वो हो जाएगा। 1 किलोमीटर में लगभग 0.621 मील होता है। और एक मील में कितने किलोमीटर होता है अपोजिट करके भी पूछा जाता है। तो एक मील में अगर किलोमीटर बात करें तो 1.609 किलोमीटर होता है। देखिए ऑप्शन में इसीलिए 1.609 दिया गया था ताकि आप कंफ्यूज हो। तो इसलिए यहाँ पर किलोमीटर की वैल्यू मील में पूछी गई है, क्योंकि मील की वैल्यू बड़ी है किलोमीटर से, तो यहाँ पर ये वैल्यू छोटी आएगी। तो इसलिए आपको दोनों चीजें ध्यान रखनी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी वाला 0.621, और एक मील में 1.609 किलोमीटर। मील का यूज कहाँ होता है? तो इसका प्रयोग अमेरिका और यूके में सड़क की दूरी मापने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 16 कि अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में मूल मात्रक यानी फंडामेंटल यूनिट की संख्या जो है वो कितनी होती है? 5, 6, 7 या फिर 8। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली की अगर बात करें तो आंसर हो जाएगा आपका 7। बताया था मैंने कि जो एसआई प्रणाली है उसमें मूल मात्रक 7 होते हैं, और इसी से अन्य मात्रक बनते हैं जिसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो ये जो 7 मूल मात्रक हैं, लंबाई होता है मीटर, द्रव्यमान किलोग्राम, समय सेकंड, विद्युत धारा एम्पियर, और अन्य भी हैं जिसमें ताप केल्विन हो गया, ज्योति तीव्रता का कैंडेला हो गया, पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल जो है वो होता है। यही 7 मात्रक होते हैं जो कि हमारे मूल मात्रक जो है वो कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17 कि एक नॉटिकल मील, इसमें कितने किलोमीटर जो है वो होते हैं? 1.500 किलोमीटर या फिर 1.609, 1.852 या फिर 2.00 किलोमीटर, इस तरीके से ऑप्शन है। तो एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर जो है वो आपके होते हैं। नॉटिकल मील का यूज कहाँ होता है? समुद्री दूरी और वायुयान की दूरी को मापने के लिए। और एक नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर होते हैं, और ये सामान्य मील 1.609 किलोमीटर से बड़ा होता है। क्योंकि अभी हमने बात किया था कि एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं, वो वाला जो मील वैल्यू था उससे ये एक नॉटिकल मील बड़ा होता है। नॉर्मल मील से एक नॉटिकल मील की जो है ये वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि नॉर्मल मील में जो वैल्यू थी वो 1.609 थी, और नॉटिकल मील में 1.852 किलोमीटर है। तो दोनों में डिफरेंस है, और बड़े छोटे का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं कि फर्मी जो है वो कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है? समय, दूरी, द्रव्यमान या फिर ऊर्जा, कौन सा इनमें से सही होगा? फर्मी की बात करते हैं तो फर्मी आपका दूरी का मात्रक है। फर्मी दूरी मापने की सबसे छोटी इकाइयों में से आपका है। और एक फर्मी में कितने मीटर होते हैं? तो 10 की घात -15 मीटर होते हैं, क्योंकि छोटी इकाई है इसलिए वैल्यू ये माइनस में हो जाएगी। तो एक फर्मी में 10 की घात -15 मीटर होते हैं, और इसका यूज होता है मुख्य रूप से नाभिक यानी न्यूक्लियस का आकार मापने में जो है वो किया जाता है। तो एक यूज भी आपको एक पर्टिकुलर तो पता ही होना चाहिए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक है जो एसआई और सीजीएस दोनों प्रणालियों में समान होता है? मीटर, ग्राम, सेकंड या फिर केल्विन, जिसमें दोनों में वैल्यू एसआई की बात हो, सीजीएस की बात हो, दोनों में किस में समान होता है? आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। एसआई जो पद्धति होती है उसको कहेंगे स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, और सीजीएस जो पद्धति होता है वो सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। तो दोनों में समय का मात्रक समान होता है। समय का मात्रक दोनों प्रणालियों में सेकंड ही जो है वो आपका होता है। अन्य मात्रक जैसे लंबाई और द्रव्यमान, इनमें दोनों में अलग अलग होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न, यानी कि हमारा आधा क्वेश्चन, मतलब 40 क्वेश्चन है तो आधा पूरा पोर्शन जो है वो समाप्त हुआ है। जो भी वीडियो पर नए हो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि अभी आगे तो कोर्स में काफ़ी चीज़ें आपके लिए करानी है। तो 20 नंबर प्रश्न है, एक गज में कितने फुट होते हैं? 2 फुट, 3 फुट, 4 या फुट या फिर 5 फुट? तो कौन सा सही होगा बताइए। आंसर की बात करते हैं, एक गज में कितने फुट होते हैं? तो एक गज में 3 फुट होते हैं। एक गज जिसको यार्ड भी कहते हैं, इसमें 3 फुट या फीट जिसको कहते हैं होते हैं। एक गज में 3 फुट, क्योंकि एक फुट में 12 इंच होते हैं, अतः एक गज में 36 इंच होंगे। एक फुट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। तो एक गज में अगर हम बात करें तो आपका 36, क्योंकि इसका 3 गुना है ना, तो इसीलिए 12 तिया 36 हो जाएगा। एक गज लगभग 0.9144 मीटर के बराबर जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21 की भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन से पैमाने का यूज किया जाता है? रिएक्टर स्केल, सेंटीग्रेड, केल्विन या फिर
ब्यूफोर्ट स्केल, कौन सा सही होगा? ये क्वेश्चन देखा होगा आपने, काफी बार रिपीट भी होता रहता है और लगभग आसान है। रिएक्टर स्केल सही होगा। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का यूज किया जाता है। इस यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। इस यंत्र को सिस्मोग्राफ, ये एक लघुगणकीय पैमाना है जो कि 1 से 9 तक इसमें वैल्यू आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 22 कि आपका 1 हेक्टेयर भूमि में कितने वर्ग मीटर जो है वो होते हैं? तो 1000 वर्ग मीटर होंगे, 10,000 होंगे, या 1000 होंगे, या फिर आपका 1 लाख। आंसर की बात करें 1 हेक्टेयर भूमि को लेकर के, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 10,000 वर्ग मीटर होंगे। हेक्टेयर भूमि का क्षेत्रफल मापने की मीट्रिक इकाई होती है और 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर या फिर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं इसी वैल्यू को। और ये 100 मीटर लंबे और 100 मीटर चौड़े वर्गाकार क्षेत्र के बराबर होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो, ये 2 जीरो, गुणा करने पर 4 जीरो, ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी। लंबाई गुणे चौड़ाई जब आप वैल्यू निकालते हैं क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकाल करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा प्रश्न नंबर 23। 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है। तो बताइए 100 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 10 सेंटीमीटर या 10,000 सेंटीमीटर क्यूब? ये डीएलएड में भी कई बार आ चुका है। तो 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो आपका 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। आयतन मापने के लिए लीटर का यूज होता है। 1 लीटर की वैल्यू जो होती है 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होती है, और यही वो वैल्यू है जिससे आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1 लीटर की वैल्यू 1000 घन सेंटीमीटर, और 1 घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं। 1 घन मीटर में, यही प्रश्न में पूछा गया था कितने लीटर, तो 1000 आपका सही हो जाएगा। नहीं, प्रश्न में तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब वाला पूछा गया था, ये भी याद रखिएगा दोनों वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है 24 की मानक मीटर, स्टैंडर्ड जो मीटर होता है स्केल, वो किस मिश्र धातु का बना होता है? तांबा, जस्ता, प्लेटिनम, इरिडियम, लोहा, स्टील, सोना, चांदी, कौन सा सही होगा? जो स्टैंडर्ड मीटर होता है स्केल, उसमें किस मिश्र धातु का यूज होता है? आंसर की बात करते हैं तो आंसर होगा आपका बी, यानी प्लेटिनम और इरिडियम। अंतरराष्ट्रीय मानक मीटर प्लेटिनम और इरिडियम मिश्र धातु की छड़ पर अंकित 2 चिन्हों के बीच की दूरी है, और इस मिश्र धातु पर तापमान का जो प्रभाव होता है बहुत कम पड़ता है, और इसमें जंग जो है वो नहीं लगता है। ये फ्रांस के जो सेवरस थे उसमें अंतर्राष्ट्रीय मापतौल ब्यूरो में जो है ये रखी है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हमारा प्रश्न नंबर 25 कि वायुमंडलीय जो दाब है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो मापने का यंत्र इनमें से क्या है? हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, बैरोमीटर या फिर मैनोमीटर? कौन सा इसमें से जो है वो सही होगा? तो वायुमंडलीय दाब तो किसी ने गलत यहाँ नहीं आंसर टिक किया होगा, बैरोमीटर आपका सही होगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। बैरोमीटर की जो रीडिंग होती है, इसमें पूछा जाता है कि अगर वो अचानक से गिर जाती है तो वो किसको दर्शाती है? तो वो स्टॉर्म यानी तूफान को दर्शाती है। और दाब का सही मात्रक तो आपको बता ही दिया था, पहले क्वेश्चन में आया था, पास्कल होता है। तो ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज जो है वो किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 26 कि वायु की जो गति है मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग जो है वो होता है? पायरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर या फिर टैकोमीटर? वायु की गति मापने के लिए, विंड की स्पीड मापने के लिए आंसर की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका ऑप्शन एनीमोमीटर। तो वायु की गति और शक्ति मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज होता है। इसे हम पवन वेग मापी भी कहते हैं। यह मौसम विज्ञान का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसे हम मेट्रोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है आपका 27 कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में हम बदलते हैं तो किससे गुणा किया जाता है? जब भी कोई क्वेश्चन देखते हैं मैथ में आए या आपके इसके न्यूमेरिकल बेस्ड में भी आए, तो वहाँ पर ये वैल्यू आपको बदलनी पड़ती है, और बदलने के बाद ही आप कोई भी प्रश्न जो है उसको करते हैं। तो 18/5, 5/18 इस तरीके से ऑप्शन है। आंसर हो जाएगा आपका 5/18। जब भी 1 किलोमीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर 1000 मीटर होते हैं और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, तो 1000 ये और 3600 ये दोनों को डिवाइड करेंगे, सॉल्व करने पर 5/18 आएगा। तो जब भी किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करेंगे, पर यही मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो ये 18/5, तो ये वैल्यू जो बटे वाली है वो बदल जाती है। तो 5/18 आंसर सही हो जाएगा। बाकी दोनों पता होना चाहिए, 5/18 कब आएगा और 18/5 कब आएगा। ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि जैसे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में जोड़ रहे हैं, यानी छोटी वैल्यू में जब भी जोड़ेंगे, मतलब बदलेंगे, तो ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी आएगी। ऐसे भी जोड़ करके याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 कि जो घड़ी का पेंडुलम होता है, इसकी जो गति होती है वो किसका उदाहरण होती है? सरल रेखीय गति या फिर घूर्णन गति या आवर्ती गति या फिर वृत्ताकार गति? तो मैंने बताया था घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो आपका आवर्ती गति में आता है, क्योंकि कोई भी वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है, उसी को कहते हैं हम पीरियोडिक मोशन, आवर्ती गति। जैसे कि ये सरल लोलक है, इधर साइड जाता है और फिर इधर साइड जाता है, फिर इधर साइड जाता है, इस तरीके से क्या कर रहा है, वो एक निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति
को दोहरा रहा है, वही हमारी आवर्ती गति है। तो घड़ी का जो पेंडुलम होता है वो अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता है, जिसे हम कहते हैं दोलन गति, और ये इसी को हम ऑक्सीलेटरी मोशन कहते हैं। ये समय मापने का एक प्राचीन और सटीक तरीका है। आंसर क्या हो जाएगा? आवर्ती गति जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 29 की लैक्टोमीटर, ये जो है किसका जो यूज़ है वो क्या मापने में किया जाता है? रक्तचाप, दूध की शुद्धता, जल का घनत्व, शराब की मात्रा। ये तो मैंने बताया था, लैक्टो को लीटर वर्ड से जोड़ सकते हैं, और लीटर में वैल्यू की जब बात होती है तो क्या आंसर हो जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा दूध की शुद्धता। लैक्टोमीटर एक प्रकार का हाइड्रोमीटर होता है और जिसका यूज दूध का आपेक्षिक घनत्व मापने में यूज किया जाता है, और इससे दूध की शुद्धता या पानी की मिलावट का भी पता चलता है। ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है वो कार्य करता है। लैक्टोमीटर सर्च करेंगे आपको इमेज मिल जाएगी, इस तरीके से नली टाइप की आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ये मापने की जो एसआई इकाई है वो इनमें से जो है वो क्या है? डेसिबल है, हर्ट्ज है, वाट है, या फिर जूल है? तो आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई आपकी हर्ट्ज जो है वो कहलाती है। एक सेकंड में होने वाले कंपन या फिर दोलनों की संख्या को हम कहते हैं आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, और इसकी एसआई इकाई क्या होती है? हर्ट्ज होती है। तो यही प्रश्न में पूछा गया था, इसकी एसआई इकाई। और मनुष्य के कान की बात करें, कितनी आवृत्ति तक सुन सकते हैं? आपका आगे आने वाला चैप्टर ध्वनि है, मतलब इसके बाद चैप्टर आएगा प्रकाश आपके कोर्स के अकॉर्डिंग, उसके बाद आएगा ध्वनि चैप्टर। ध्वनि चैप्टर में ये दे रखा है, जब हम ध्वनि को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपका ये टॉपिक होगा कवर पूरा, श्रव्य, पराश्रव्य, अपश्रव्य, जो आपके कोर्स में दे रखा है। तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को हम सुन सकते हैं मनुष्य के कान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 31 कि विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट मापने के लिए कौन से उपकरण का यूज किया जाता है? वोल्टमीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऑप्शन एक जैसे लगते हैं और यही गलती होती है। तो विद्युत धारा मापने के लिए जब बात करेंगे तो एमीटर का यूज किया जाता है। परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर का यूज किया जाता है। किसकी बात हो रही? विद्युत धारा को मापने के लिए अमीटर को विद्युत परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ये वैल्यू बताइए कि कब श्रेणी क्रम होता है, कब समांतर क्रम होता है, कब आपको वैल्यू बटे में लगानी, कब सीधे सीधे जोड़ना है। तो श्रेणी क्रम में हमेशा R1 R2 की वैल्यू अगर दे रखी है तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं। अगर यही समांतर क्रम होता है तो हम 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 फॉर्मूला लगाते हैं, क्योंकि इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आपके देखने को मिलते हैं। तो विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? एम्पियर होता है। बाकी जो प्रश्न में पूछा गया था अमीटर, वो विद्युत धारा को मापने के लिए परिपथ में जो है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 32 कि जो उच्च तापमान होते हैं जैसे कि सूर्य का टेम्परेचर हो गया, इनको मापने के लिए कौन सा यूज होगा? अब थर्मामीटर से तो आप इतना हाई टेम्परेचर माप ही नहीं सकते हैं। पायरोमीटर, कैलोरीमीटर, क्रायोमीटर, इस तरीके से ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? तो जो उच्च तापमान है जैसे सूर्य का टेम्परेचर, तो आप उसको पायरोमीटर से माप सकते हैं। अत्यधिक जो उच्च तापमान है, क्योंकि नॉर्मल तो होता नहीं सूर्य का तापमान, अत्यधिक उच्च तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का यूज होता है। ये दूर से ही तापी की जो विकिरण होता है, थर्मल जो रेडिएशन होती है, उसके आधार पर तापमान मापता है। आपके दिमाग में ये चीज़ आ सकता है ना? ऐसा तो है नहीं कि हम जैसे हमको बुखार आता है तो हम मुंह में रख लेते हैं थर्मामीटर, बगल में रख लेते हैं, पर सूरज का तापमान मापने के लिए सूरज पे तो चढ़ नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर दूर से तापीय विकिरण आती है जिसको हम कहते हैं थर्मल रेडिएशन, इसके ही थ्रू हम जो टेम्परेचर है उसका मापन जो है वो करते हैं। तो सूर्य या भट्टी का तापमान भी आप इसी से करते हैं, क्योंकि उसका भी टेम्परेचर हाई होता है। तो आंसर क्या होगा? पायरोमीटर जो है वो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हवा की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ये मापने वाला यंत्र इनमें से कौन सा है? हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, ये दो हैं जो कंफ्यूजन बहुत करते हैं पेपर में। ये दोनों तो बिल्कुल ही नहीं होंगे। तो ए और बी में से कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो हवा की आर्द्रता हाइग्रोमीटर आपका सही होगा। वायुमंडल में उपस्थित जो जलवाष्प होती है, नमी होती है, उसको हाइग्रोमीटर कहते हैं। यहां पर ग्रो वर्ड ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो दूसरा ऑप्शन था वो हाइड्रो डा वर्ड था। मैं आपको दिखा भी देता हूं फिर से, वैसे इस ऑप्शन नीचे है। तो हाइड्रोमीटर जो होता है ये द्रवों का आपेक्षिक घनत्व को मापता है। तो इन्हीं में ही आप भ्रमित ना हो, लिख दिया यहाँ पर क्लियर तरीके से, क्योंकि हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। हाइग्रोमीटर जो वायुमंडल में नमी होती है वो मापने के लिए यूज करते हैं, और हाइड्रो यहाँ पर डरो है, डरो, तो डरो के लिए क्या होगा? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व। आप द्रव को ऐसे जोड़ सकते हैं कि दूध वाला आता है वो पानी ना मिला दे, उसका एक डर रहता है, तो डरो से वर्ड से जोड़ सकते हैं अगर कंफ्यूजन होती है। बाकी आर्द्रता का मौसम पर गहरा प्रभाव पड़ता है, ये तो बात आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 34 कि 1 क्विंटल इसमें कितने किलोग्राम होते हैं? तो बताइए, तो सभी को पता है 10 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। तो आंसर हो जाएगा 100 किलोग्राम। द्रव्यमान मापने की बड़ी इकाइयों में क्विंटल का यूज किया जाता है। एक क्विंटल में 1000 किलोग्राम। पर एक मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं? तो एक मीट्रिक टन में 1000 किलोग्राम होते हैं, या फिर 10 क्विंटल भी आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
प्रश्न नंबर 35 कि रक्तचाप यानी कि ब्लड प्रेशर ये मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? स्टेथोस्कोप, ईसीजी मशीन या स्फेग्नोमैनोमीटर या फिर पेसमेकर, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो ब्लड प्रेशर की जब बात करते हैं तो इसके मापने के यंत्र को हम स्फेग्नोमैनोमीटर के नाम से जो है वो जानते हैं। मनुष्य का जो रक्तचाप होता है स्फेग्नोमैनोमीटर इसके द्वारा मापा जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य की अगर सामान्य रक्तचाप की बात करें कितना होता है? 120/80 mmHg, ये है जो एक नॉर्मल व्यक्ति है उसका रक्तचाप। और स्टेथोस्कोप जो ऑप्शन में दिया गया था उससे हृदय की धड़कन सुनी जाती है, जैसे कहते हैं नहीं कान में लगा करके, हार्ट में लगा करके, पीठ में लगा करके चेक करते हैं, तो हृदय की धड़कन जो है वो सुनी जाती है स्टेथोस्कोप से। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 36 कि जो एफपीएस प्रणाली होती है, मापन की प्रणाली होती है, और उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? मीट्रिक प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली, फ्रेंच प्रणाली या फिर अंतरराष्ट्रीय प्रणाली? तो एफपीएस प्रणाली की जब बात करते हैं आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एफपीएस का मतलब क्या होता है? एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकंड, फुट पाउंड सेकंड। इसे ब्रिटिश मापन प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। इसमें लंबाई फुट में, द्रव्यमान पाउंड में और समय सेकंड में जो है ये मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 37 कि जो सीधी सड़क है उस पर चलती हुई कार की गति किसका उदाहरण है? दोलन गति, वृत्ताकार गति, सरल रेखीय गति या आवर्ती गति? गति चैप्टर पहले ही पढ़ा चुके हैं, तो कौन सा सही होगा? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है तो सरल रेखीय गति का उदाहरण है, जैसे सीधे ट्रक पर दौड़ता एथलीट या पेड़ से गिरता सेब। इसके और भी उदाहरण है। दिशा में कोई परिवर्तन इसमें जो है वो नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 38 कि एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 0.1, 10, 100 या फिर 1000? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो एक डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 10 मीटर जो है वो होते हैं। मीट्रिक प्रणाली में जो डेका होता है उसका अर्थ होता है 10, और एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। डेका नाम ही सही क्लियर हो रहा है। आपको ध्यान होगा एक चार्ट दिखाया था उसमें डेका, मिली, सेंटी करके, बस वही चीज़ अगर आपको याद है तो फिर ये गलत आप बिल्कुल भी नहीं करेंगे। एक हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं और एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ये वैल्यू तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। 39% देखते हैं, क्योंकि इसमें टोटल 40 क्वेश्चन ही हम जो है वो कराएंगे। तो बताइए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान फॉरेनहाइट स्केल पर कितना होता है? 37 डिग्री फॉरेनहाइट, 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 100 डिग्री फॉरेनहाइट या 104 डिग्री फॉरेनहाइट? ध्यान दीजिएगा, वैल्यू ये आपकी फॉरेनहाइट में पूछी गई है, तो कई बार 37 देख करके आप तुरंत टिक मत लगा दीजिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। स्वास्थ्य मनुष्य के शरीर का तापमान 98.6 फॉरेनहाइट में वैल्यू होती है, पर सेल्सियस में पूछा जाएगा तब यह 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और केल्विन स्केल पर ये मान कितना होता है? 310 केल्विन होता है, जो 273 में जोड़ करके आप निकालते हैं ना वो। तो ये तीनों वैल्यू में अंतर याद रखिएगा। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो हम आपसे पूछेंगे। इसके अलावा जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आपसे मिस जो है वो ना हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और साथ ही साथ वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगी, और प्लेलिस्ट की भी अलग से लिंक मिल जाएगी। पिछले वीडियोस भी जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि ढेर सारी मेहनत हमने उसमें की है। पीडीएफ की बात करें तो 1000 लाइक कंप्लीट होते ही पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। सभी वीडियो के लिए हमने ये बात आपको ऑलरेडी बता रखी है। तो 40 प्रश्न आपके लिए, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, इसको मापने वाली सीजीएस प्रणाली में सी का क्या अर्थ होता है? सेंटीग्रेड, सेंटीमीटर, कैंडेला या फिर कूलम? इसका आंसर आपको बताना है वीडियो के मेन कमेंट में। तो सभी लोग वीडियो के मेन कमेंट में इसका आंसर जो है वो बताइएगा कि ABCD में से प्रश्न नंबर 40 का आंसर कौन सा होगा। लास्ट में क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछते हैं कि आपने क्या पढ़ा है, अपने आप को आप भी टेस्ट कर सकें, क्योंकि 39 क्वेश्चन तो ऑलरेडी हम इतने करा चुके हैं, जिससे आपकी ऑलरेडी प्रैक्टिस जो है वो हो गई है। बाकी अगला वाला जो चैप्टर होगा प्रकाश वाला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। तो उसके लिए आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा, क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है। बाकी कोई और सुझाव हो तो कमेंट में अवश्य बताइएगा। अभी के वीडियो में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।